मसाज थेरेपी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरोपैथी, है ना। जस्ट लाइक हाइड्रोथेरेपी, मसाज थेरेपी भी एक ट्रीटमेंट लाइन है जो कि हम पेशेंट्स को देते हैं। अभ्यंगम इज डिफरेंट, है ना। जो भी उसमें हम कॉक्शन यूज करते हैं। मसाज थेरेपी में क्या होता है बेसिकली, डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज थेरेपीज आते हैं अंडर नेचुरोपैथी, है ना। वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें आपका अभ्यंगम में उद्वर्तन मसाज भी होता है, जो पाउडर मसाज भी होता है, इंडियन ऑयल मसाज भी होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स होते हैं आयुर्वेदा में, पंचकर्मा में बेसिकली। बट नेचुरोपैथी की बात करें ना, तो नेचुरोपैथी में जो मसाज थेरेपी होती है उसमें क्या होता है ना कि डिफरेंट डिफरेंट पहले तो टाइप्स ऑफ मसाजेस देते हैं, है ना। लाइक नीडिंग, परकशन, टैपिंग एक्सेट्रा। और उसके अलग अलग आपके बेनिफिट्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो भी मस्कुलर सिस्टम के डिसीज होते हैं या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो गए और भी कई सारे, उसके उसके बेनिफिट्स होते हैं। बट ये मैंने इसलिए पूछा बिकॉज मैनुअल थेरेपी जो है, ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मैं वो भी बता दूंगी। मैनुअल थेरेपी बेसिकली ये आपका फिजियोथेरेपी के अंदर आता है, ठीक है। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, मैनुअल, मैनुअल मतलब कोई भी चीज हाथों से कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ पर्सन, है ना, कोई इंसान कर रहा है इस थेरेपी को। दैट्स वाई इसको मैनुअल थेरेपी कह रहे हैं। इसमें हाथों का एप्लीकेशन है बेसिकली, ठीक है। तो मैनुअल थेरेपी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम हाथों के थ्रू क्या करते हैं, जो हमारा सॉफ्ट टिश्यूज होता है ना, उसको मैनिपुलेट करते हैं, अपने सॉफ्ट टिश्यूज को और जॉइंट्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, अगर हमें पेन है या टिश्यू टेंशन है या मसल स्पैज्म है, तो उसको सबसाइड करने का काम करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, अगर हम इसको कंटिन्यू देते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये समझ गए आप मैनुअल थेरेपी क्या होता है, इतना जितना मैंने बताया अभी। मैनुअल थेरेपी इज एप्लीकेशन ऑफ हैंड्स ऑन टेक्निक टू मैनिपुलेट सॉफ्ट टिश्यूज एंड जॉइंट्स, ठीक है। इट डिक्रीजेस पेन एंड टिश्यू टेंशन। ऑलराइट। तो बेसिकली अगर हम इसमें मूवमेंट्स की बात करें और टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो आप देख रहे होंगे ये जो मैंने शेयर किया है कि उसमें मोबिलाइजेशन दिया है, ठीक है। एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है। तो पैसिव जॉइंट मूवमेंट क्या करता है, पहले पैसिव जॉइंट मूवमेंट होता क्या है। पैसिव जॉइंट मूवमेंट जो कि थेरेपिस्ट दे रहा है या फिर मशीन के थ्रू है ना। मशीन के थ्रू फिजियोथेरेपी में देखो बहुत सारे मशीन्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट वेव डायथर्मी हो गया, ठीक है, आपका अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी हो गई, आईआरआर हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया, ठीक है। फिर मैनुअली भी करते हैं बहुत बारी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब पैसिव जॉइंट मूवमेंट है। अगर किसी को मान लो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सेम वे अगर लंबर की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी तरह से अगर जॉइंट पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, तो इसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो पैसिव जॉइंट मूवमेंट बेसिकली एक थेरेपिस्ट दे रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट, या फिर थ्रू मशीन भी दे सकता है या वो मैनुअली भी दे सकता है हाथ के थ्रू। ओके। तो ये क्या करता है, ये आपका रोम बढ़ाता है, मतलब रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, मतलब कि ऐसे समझ लो, अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हुआ है, तो आप उनको जब बोलोगे कि अपने आर्म को लिफ्ट करो तो वो नहीं कर पाते हैं, है ना। फ्रोजन मतलब ही बता रहे कि चीज फ्रीज हो गई है, अनेबल टू मूव है, ठीक है। तो उसका रेंज ऑफ मोशन कैसे बढ़ेगा, जब हम उस पे मैनुअली मूवमेंट्स देंगे, ठीक है, मैनुअल थेरेपी देंगे, या फिर आईआरआर, वो क्या करेगा, पेन को कम करने का काम करेगा, उसके साथ साथ जो सॉफ्ट टिश्यूज है ना उनको मैनिपुलेट करेगा, है ना, लूजनिंग करेगा वहां के मसल्स को, जिससे कि आपका जो पेन है वो डिक्रीज होगा। तो रोम मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन। ओके। और ये टर्म्स बहुत बार आप सुनोगे, स्पेशली इन फिजियोथेरेपी, ये फिजियोथेरेपी का ही टर्म है जिसमें कि रेंज ऑफ मोशन होता है। ओके। ये कहाँ अप्लाई होता है, आपके जॉइंट्स में, अप्लाई टू जॉइंट्स एंड रिलेटेड सॉफ्ट टिश्यूज एट
वैरिंग स्पीड, इसमें स्पीड भी आपकी वैरी करती है, ठीक है। जैसे मसाज हम किसी को देते हैं ना, अभ्यंगम मसाज, तो हम पूछते हैं सामने वाले से कि प्रेशर ठीक है। सेम वे जब हम फिजियोथेरेपी भी किसी को दे रहे हैं या मैनुअल थेरेपी भी किसी को दे रहे हैं, तो उसमें क्या आपका जो अप्लाइड फोर्स है ना, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके साथ साथ उसका स्पीड, एम्पलीट्यूड, ठीक है। फोर्स इज लाइट इनफ दैट पेशेंट कैन स्टॉप द मूवमेंट। इस मोबिलाइजेशन में जो आपका पैसिव वाला है, उसमें जो फोर्स होता है वो लाइट होता है, ताकि जो पेशेंट है उसको स्टॉप कर सकता है, ओके। फिर मैनिपुलेशन, व्हाट इज मैनिपुलेशन? पैसिव जॉइंट मूवमेंट फॉर इंक्रीजिंग जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मान लो किसी के घुटने में दर्द है जिसके कारण वो पर्सन चल नहीं पा रहा, स्पेशली फीमेल्स को आफ्टर 40s ये ज्यादा होती है, ओए की प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर आरए की प्रॉब्लम हो गई, या फिर जिनका डेस्क जॉब है उसकी वजह से उनको सर्वाइकल पेन है या लंबर पेन है। तो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा, आपका इंक्रीज करेगा वो जॉइंट की मोबिलिटी को, ठीक है। मोबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका पेन तो रिड्यूस होगा, साथ साथ जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा फ्रीली होगा, है ना। जैसे कि किसी को अगर कमर की दर्द होती है, तो अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाओगे या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, तो क्या बोलेगा सबसे पहले कि झुक के काम नहीं करना आपको, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, ठीक है। वो क्या करता है, पेन को एलिवेट करने का काम करता है, उसके साथ हैवी लिफ्टिंग नहीं करना है। वाई? क्योंकि सेम पेन को एलिवेट करने का काम करेगा और उसको क्या करेगा, और फ्लेयर अप करेगा, मतलब कि अगर कंडीशन जो है आपकी थोड़ी ठीक भी है, उसको और वर्स कर देगा। इसीलिए जो ये मैनिपुलेशन होता है, पैसिव जॉइंट मूवमेंट होता है, इन केसेस में क्या करता है, मोबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, विथ नेसेसरी precautions to be taken, okay। Incorporates a sudden forceful thrust that is beyond the patient's control। इसमें क्या होता है कि एक सडन फोर्सफुल थ्रस्ट अप्लाई होता है जो कि पेशेंट के कंट्रोल के बियॉन्ड होता है। ऑलराइट, सो इतनी चीजें जो मैंने बताई अभी आपको, ये क्लियर हुई कि मैनिपुलेशन क्या होता है, पैसिव जॉइंट मूवमेंट क्या होता है, मैनुअल थेरेपी क्या होती है। अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं दोबारा बताऊंगी, है ना। क्योंकि ये कुछ नया है आप लोगों के लिए भी, सो कहीं भी कोई भी डाउट हो आप बिना हेजिटेशन मुझसे पूछना, ओके। इतना क्लियर हो गया ना जितना मैंने बताया? फिर देखो, सेकंड यस मैम। टर्मिनोलॉजी में दिया है सेल्फ मोबिलाइजेशन। जैसा कि नाम बता रहा है, सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है। ऑटो मोबिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, सेल्फ स्ट्रेचिंग टेक्निक होती है दैट स्पेसिफिकली यूज जॉइंट ट्रैक्शन और ग्लाइड्स दैट डायरेक्ट द स्ट्रेच फोर्स टू द जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ स्ट्रेचिंग हो रहा है। जैसे कि मान लो हम योगास की बात करें, है ना, हम स्ट्रेचिंग योगास भी करते हैं ना, जैसे हम ताड़ासन कर रहे हैं, है ना, या त्रिकोण आसन कर रहे हैं, या कटी चक्रासन कर रहे हैं। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, है ना। स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है, आपका जो जॉइंट ट्रैक्शन और ग्लाइड है वो क्या कर रहा है, स्ट्रेच के कारण वो इम्प्रोवाइज हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, स्ट्रेच आपका क्या कर रहा है, जॉइंट कैप्सूल को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेच करने का काम कर रहा है। तो जो आपका रेंज ऑफ मोशन है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो स्ट्रेचेबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो सेल्फ मोबिलाइजेशन है। तो अब सेल्फ मोबिलाइजेशन किस किस कंडीशन में देते हैं ये भी जान लेते हैं। तो ये देखो, आज तो मैं ब्रीफिंग कर रही हूँ, आज इंट्रोडक्टरी है, इसको डीपली हम आगे पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे अगर हम पेशेंट हमारे पास आ रहा है, सपोज करो सर्वाइकल कंप्लेन लेकर आ रहा है, ठीक है, कि उसको पेन हो रहा है, ठीक है, नेक में आपके। तो वेदर वो हो सकता है स्पॉन्डिलाइटिस सॉरी, या स्पॉन्डिलोसिस। अब आप उसको क्या सजेस्ट करोगे जो वो घर पे कर सकता है? पहली चीज तो फोन को बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं चलाना है झुककर। दूसरी चीज, अगर तकिया यूज करता है ना, तो तकिए की जगह वो तब पतला ताल लेकर उसको रोल करके यूज करे, ठीक। फिर जो ये मैंने बताया सेल्फ मोबिलाइजेशन, तो उसमें आप उनको आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस बताओगे, है ना। तो अब ये आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस में क्या होता है, आपके नेक के मूवमेंट, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग,
देन साइडवेज मूवमेंट आपके जो होते हैं, फिर उसको सर्कल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाते हैं, है ना। फिर 5-5 सेकंड के लिए हम जो प्रेशर देते हैं हमारे फॉरहेड पे देते हैं, फिर दोनों कानों के साइड देते हैं, है ना। हम अपने हेड को रेजिस्ट करते हैं और एक हाथ से हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये क्या करता है, ये सब उस पेन के लिए और उस कंडीशन के लिए, सर्वाइकल के बहुत अच्छा होता है। तो ये एग्जांपल मैं आपको सेल्फ मोबिलाइजेशन का बता रही हूँ, मतलब कि जहां पर खुद पर्सन को मूवमेंट करना है। अब यही सेम चीज अगर कोई नी पेन के लिए आ रहा है ना, उसके लिए भी करेंगे। तो नी पेन के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि ताल एक्सरसाइज होता है, जिसमें कि ताल या पिलो को क्या करते हैं, नीज के बीचों बीच रखते हैं, ठीक है, दोनों पैरों को उठाकर। और आपको नीज से अपने प्रेशर देना है, एकदम जोर से दबाना है, पिल्लो या ताल है जो भी, है ना। वो फोर्स लगा रहा है तो उससे क्या हो रहा है, आपका मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, पेन को कम करने के लिए। उसी तरह अगर कमर का दर्द है ना, तो उसमें भी जो सेतुबंद आसन होता है वो बहुत अच्छा काम करता है ना। भुजंग आसन हो गया, ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही होगा आसन के थ्रू। बट जो फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो उसको डिफरेंट नेम्स यूज करेगा, ठीक है। तो वो आपको पोजीशन बताएगा कि इस पोजीशन में आपको रहना और आपको होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए, जो कि आप घर पे करोगे, ठीक। तो ये डिफरेंस हो गया आपका मोबिलाइजेशन में, जहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको फोर्स अप्लाई कर रहा है और दूसरा सेल्फ मोबिलाइज। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन मैम है आप किसी का? बाद में मैं बाद में आप हाँ पीडीएफ सेंड करोगे ना ग्रुप पे? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हाँ हाँ, ये जो भी बताया इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? मैम क्लियर। जी मुझे आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं, आप प्लीज फिर से रिपीट करना, क्या बोला? मैम क्लियर है, क्लियर। ओके, क्लियर है ना, ठीक है, फाइन। तो ये ऐसे होगा, ठीक है, मोबिलाइजेशन और सेल्फ। तो ये आपको टर्म्स भी बता रहे होंगे कि क्या कब हमें इंडिकेट करना है कि पेशेंट अगर आ रहा है, तो मान लो कि अगर बहुत ज्यादा सवेयर कंडीशन नहीं है, तो हम उसे कुछ ट्रीटमेंट के साथ घर पे फॉलो अप करने के लिए बोलेंगे कि घर पे वो क्या क्या चीजें कर सकता है, ठीक है। और मान लो सपोज करो कि अगर हम उसको खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर कोई मशीन्स नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन अप्लाई करेंगे। जरूरी नहीं है ना कि शॉर्ट वेव डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, या IRR, या फिर आपकी USG सारे अवेलेबल हो। अगर वो नहीं है तो उसकी जगह हम मैनुअली प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये जो चीज पढ़ रहे हो उसके लिए आपका जो एनाटॉमी है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। जो आपके नर्व सप्लाईज हैं, ठीक है, नर्व सप्लाई के अलावा आपके जो बोन्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबकी एनाटॉमी तो क्लियर है ना? क्योंकि एनाटॉमी का अगर, क्लास चल रहा है मैम। एनाटॉमी का अच्छा, क्लास चल रहा है। ओके ओके, चलो ठीक है। क्योंकि देखो, इसको कोरिलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कोई बोन का नेम बता रहा है ना, मान लो कि कार्पल या मेटाकार्पल में पेन है। अगर रिपोर्ट्स में ऐसा आया है, एक्सरे में, हाउ विल यू फाइंड आउट कि ये है क्या, अगर आपको पता नहीं होगा, है ना। जैसे कि कॉन्डाइल के पॉप्लीटल स्पेसेस हो गए, तो ये सब क्या है, पता होना चाहिए। एनाटॉमी के बारे में आपको क्लासेस कर रहे हो, अच्छी बात है, उसके अलावा आप सेल्फ स्टडी भी करो। डाउट हो तो मेरे से पूछो। आपको बोन्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको मसल्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी रिपोर्ट्स आते हैं तो उसमें आपको एनाटॉमिकल टर्म्स में ही होते हैं। अगर कोई एक्सरे लेकर आ रहा है, CT स्कैन लेकर आ रहा है, ठीक है, जो भी चीजें हैं तो आपको पता होना चाहिए। MRI है, ओके। तो ये नर्व्स की सप्लाई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सारी चीजें, तब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बेटर और इजी होगी। तो हमने क्या पढ़ा अभी, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन और सेल्फ मोबिलाइजेशन, ठीक है। अब मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट, जिसको कि शॉर्ट में MWMB कहते हैं, ठीक है। Concurrent application of a sustained accessory mobilization applied by a clinician and an active physiologic movement to end range applied by the patient, ठीक है, applied in a pain free direction। इसका क्या मतलब है, कॉन्करेंट एप्लीकेशन ऑफ अ सस्टेन्ड एक्सेसरी मोबिलाइजेशन, ठीक है, अप्लाइड बाय अ क्लिनिशियन।
इसमें एप्लीकेशन जो हो रहा है उसमें हम एक्सेसरी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्लिनिशियन है। उसके अलावा साथ ही साथ इसमें एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स भी आपके हैं, आपके पेशेंट के जो रेंज है उसको एंड करने के लिए, ठीक है, ताकि जो उसका रोम है, रेंज ऑफ मोशन है, वो इम्प्रूव हो सके। ओके। फिर थर्ड टर्मिनोलॉजी में फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स जो है आपके, फिजियोलॉजिक मूवमेंट्स, मूवमेंट्स डन वॉलेंट्रली, ठीक है, वॉलेंट्रली जो अपनी इच्छा से इंसान करता है, ठीक है, खुद से। ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, जिसको मोशन ऑफ बोन्स कहते हैं, ओके, आपके बोन्स के जो मोशंस हैं। फिर एक्सेसरी मूवमेंट्स, मूवमेंट्स विद इन द जॉइंट एंड सराउंडिंग टिश्यूज दैट आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन बट कैन नॉट बी वॉलेंट्रली परफॉर्म। इसका क्या मतलब है कि मूवमेंट्स जो कि आपके सराउंडिंग टिश्यूज और जो जॉइंट के हैं वो आपके नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में आते हैं, लेकिन जो वॉलेंट्रली परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में जरा मुझे बताओ कि ये कौन से हैं। देखो एग्जाम्पल नीचे दिया है, थोड़ा से ना कुछ चीजों को ना कॉमन सेंस वाली चीज होती है, दिमाग चलाना पड़ता है बीइंग अ डॉक्टर। कॉम्पोनेंट मोशंस, व्हाट इज इट? मोशंस दैट अकम्पनी एक्टिव मोशन, मतलब बट आर नॉट अंडर वॉलेंट्रली कंट्रोल, जो हमारे वॉलेंट्रली कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला है और रोटेशन ऑफ क्लाविकल है दैट अकर विद शोल्डर फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन एक्सटेंशन ये जानते हो ना, जैसे फ्लेक्शन क्या होता है, आप आर्म्स को अगर फैलाओगे तो एक्सटेंशन हुआ, उसको आप अपने ये ह्यूमरस के पास ला रहे हो, शोल्डर्स के पास ला रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे, ठीक है। आर्म्स को अपने पास लाना, टुवर्ड्स बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है। टुवर्ड्स आपका क्या हो रहा है, फ्लेक्शन हो रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है कि अपवर्ड रोटेशन ऑफ स्कैपुला, जो हमारा स्कैपुला बोन है ना, स्कैपुला पता है क्या होता है? अच्छा, नॉट में भी, चलो मैं आप लोग को बता दूंगी। अम, अपने हाथ को लो और शोल्डर के पास बैक पे लेके जाओ, है ना, पीछे। तो जो हमारा ह्यूमरस बोन है उससे जो अटैच है, जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं, वो हमारा स्कैपुला है, जो समवॉट ट्रायंगुलर शेप का होता है पीछे, है ना। एक उसमें वो कर्व लाइक पोर्शन भी निकला हुआ होता है, तो ये स्कैपुला बोन है। क्लैविकल हमारा कॉलर बोन होता है, ठीक है। तो ये जो रोटेशन होता है जब हम शोल्डर फ्लैक्शन करते हैं तो होता है ना, फ्लैक्शन करोगे मतलब हाथों को अपने पास जब लाओगे तो ऑटोमेटिकली ये मूव होता है, लेकिन ये हमारे विल से नहीं हो रहे हैं, हम अपने विल से क्या कर रहे हैं, अपने हाथ को अपने पास लेकर आ रहे हैं। बट उसके साथ साथ अटैच्ड जो बोन्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं, जिसको कि कॉम्पोनेंट मोशन कहते हैं, ऑल राइट। उसी तरह जॉइंट प्ले क्या होता है, मोशन दैट अकर विद इन द जॉइंट, वो मोशन जो कि जॉइंट में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जॉइंट कैप्सुल लेक्सिटी होती है, ओके, कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड पैसिवली बट नॉट परफॉर्म्ड एक्टिवली। मतलब कि ये बाय द हेल्प ऑफ क्लिनिशियंस या फिजियोथेरेपिस्ट या थेरेपिस्ट के थ्रू हो सकता है, एक्टिवली यू कैन नॉट परफॉर्म इट। ओके, तो ये आपका जॉइंट प्ले होता है। सपोज करो कि बहुत बार क्या होता है, मसल स्पैज्म होता है, ठीक है, मोच आ गई है, तो क्या होता है, उसको बैठाते हैं, है ना, कोई मसाज थेरेपिस्ट है या फिजियोथेरेपिस्ट है, या फिर आपकी गर्दन में भी दर्द होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे मूवमेंट्स और प्रेशर पॉइंट्स देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आप फिर से नॉर्मल फील करते हो, है ना। तो उसमें वो क्या कर रहा है, जॉइंट मूवमेंट आपका क्या कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है, इनहेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये पैसिवली हो रहा है, मतलब किसी के थ्रू हो रहा है, हम इसको एक्टिवली नहीं कर रहे, है ना। ये टर्म जो एक्टिव पैसिव है ये याद रखना है। फिजियोथेरेपी में एक्टिव मूवमेंट होता है और पैसिव मूवमेंट होता है। पैसिव मूवमेंट होता है वो थ्रू डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, उनके थ्रू होता है। एक्टिव मूवमेंट जो हम खुद कर सकते हैं, ठीक है। आगे ये चीजें और डिस्कस करेंगे। फिर आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ये क्या है, मोशन ऑफ बोन सर्फेसेस विद इन द जॉइंट, ठीक है, जिसमें आपका रोल आता है, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्पिन, कॉम्प्रेशन और डिस्ट्रैक्शन। ये टाइप्स ऑफ आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स हैं जो कि आते हैं, ये मोशंस, है ना।
उसके बाद मसल एनर्जी, ये क्या है? यूज एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डीप मसल्स। ओके, कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब सांस ले रहे तो लंग्स हमारा क्या हो रहा है? एक्सपैंड हो रहा है ना? जो हमारे लंग्स के टिश्यूज और मसल्स और सारी चीजें इन्वॉल्व है, एक्सपेंड हो रही है सांस ले रहे। जब हम छोड़े तो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है? यूज एन एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डीप मसल्स that attach near the joints and whose line of pull can cause the desired accessory motion। ठीक है, इसमें आपका क्या दिया है? clinician stabilizes segment on which the distal aspect of muscles attaches, command of an isometric contraction of the muscle is given which causes the accessory movement of the joint। जैसे हमारा जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन हो गया है ना, हिप जॉइंट हो गया, चीजें जॉइंट के थ्रू हमारी सारी अटैच है, और याद रखना उसी के थ्रू हमारा मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे हमारा एल्बो जॉइंट है, ठीक है, हिंज जॉइंट है, ठीक है, ये सारे जॉइंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू क्या हो रहा है? सारे के सारे मूवमेंट हो रहे हैं, याद रखना। तो इन्हीं मूवमेंट के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो मसल का अटैचमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स हो रही हैं। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम नी जॉइंट की बात करें, ठीक है, तो हम अगर अपने पैरों को भी आगे पीछे कर रहे हैं तो क्या हो रही है? ग्लाइड हो रही है एक तरीके से ना। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे मूवमेंट हो रहा है हमारे मसल्स का। और ये कैसे हो रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अटैच्ड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हम मूव कर पा रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो पा रहा है। ऑलराइट, फिर थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? हाई वेलोसिटी शॉर्ट एम्पलीट्यूड मोशन दैट द पेशेंट कैन नॉट प्रिवेंट। ये क्या होता है? एक हाई वेलोसिटी, लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड जो होती है वो शॉर्ट होती है, मोशन होता है, जो कि जो पेशेंट होता है ना वो प्रिवेंट नहीं कर सकता है। परफॉर्म्ड at end of pathological limit of the joint। Okay, snap adhesion stimulate joint receptors, techniques that are beyond the scope of our practice, usually this is not practiced। ठीक है, चलो इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताने से पहले मैं थोड़ा सा बोन और मसल आप लोग को बता देती हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको समझ में। ठीक है, सर से शुरू करेंगे, हेड से। ठीक है, तो वर्टेक्स है ना, ऑक्सीपिट होता है, फिर हमारा पराइटल एमिनेंस होता है, हमारा मैस्टोइड प्रोसेस होता है जो फेशियल मसल्स है, जाइगोमा होता है, टेम्पोरल होता है, ठीक है, ऑर्बिट होता है, और हमारा लोअर जॉ, ये हमारा हेड में आ रहा है। ठीक है, उसी तरह नेक, उसमें आपका क्या क्या आता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, हायोइड बोन, जिसको क्या कहते हैं? सुसाइड बोन भी कहते हैं। जब कोई अपने आप को हैंग करता है, ठीक है, लटकता है, तो सबसे पहले वो हायोइड बोन क्या होती है? वो ब्रेक होती है, जिसकी वजह से डेथ होता है। ठीक है, तो हमारा जो, अगर हम नेक की बात करें तो वहां पे आपका सर्वाइकल वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस है, और हायोइड बोन पाया जाता है। ठीक, उसी तरह चेस्ट की बात करें तो जो हमारा डॉर्सल और वेंट्रल साइड होता है, ओके, तो डॉर्सल वर्टिब्रा में हमारे 24 रिब्स आते हैं। ठीक है, आपके 7 जो हैं वो ट्रू ट्रू रिब्स होते हैं, 3 आपके फॉल्स रिब्स होते हैं, और 2 फ्लोटिंग होते हैं। दो अगर आप उसको टच भी करोगे तो आपको पता होगा कि जो 2 हैं वो अटैच नहीं है, वो फ्लोट करते हैं हमारे स्टर्नम से। ठीक है, जो बीच में पाया जाता है चेस्ट के, उसको स्टर्नम कहते हैं। उससे क्या अटैच होता है? हमारे रिब्स, ठीक है, और साथ ही साथ स्टर्नम कार्टिलेज ऑफ रिब्स के साथ क्या होता है? आपका जिफॉइड कार्टिलेज। ये इमेजेस आप ऑनलाइन देखना, गूगल करोगे पता चल जाएगा। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू करना, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछना। ठीक है, बिकॉज ये स्लाइड में है नहीं, मुझे लगा था आप लोगों ने अनॉटमी पढ़ी है, बट मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। ठीक है, फिर आर्म्स की बात करें, ठीक है, अपने हाथों की, तो शोल्डर बोन होता है, स्कैपुला होता है, ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है? हमारा एक्रोमियन होता है, जिससे हमारा शोल्डर बोन अटैच्ड है, कोराक्रोइड प्रोसेस, ग्लेनोइड कैविटी, ये आपका ह्यूमरस जो होता है ना उसमें, फिर आपका
रेडियस और अल्ना, ठीक है। उसी तरह फिर आपके हैंड्स, तो हाथों में जो हमारी हड्डियां होती हैं हाथों की, ठीक है, 8 उसमें कार्पल बोन होते हैं और 5 मेटाकार्पल होते हैं, ठीक है। जो हाथ होते हैं उसमें जो आपकी उंगलियां हैं उसके जो बोन्स है उसको मेटाकार्पल कहते हैं, और पैरों को मेटाटार्सल कहते हैं, ठीक है। टार्सल पैरों का, जो फुट का होता है 5 हड्डियां, और हाथों की जो होती है उसको कार्पल कहते हैं। आपने ये सुना होगा कार्पल टनल सिंड्रोम, कार्पल बिकॉज यहाँ पे हाथों की बात हो रही है, हाथ का वो सिंड्रोम है, ठीक है। और टार्सल्स मतलब आपके फुट, ओके। उसी तरह स्पाइन में आपका 8 सर्वाइकल होता है, आपका 12 क्या होता है, थोरैसिक होता है, 5 लंबर होता है, सैक्रम और कॉक्सिस आपका अटैच्ड होता है, फ्यूज्ड होता है, ठीक है। समझ गए। उसी तरह थाइस की बात करें तो उसमें आपका फीमर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, पटेला होता है आपका, नी बोन जिसको कहते हैं। उसके अलावा आपका होता है टीबिया और फिबुला, ठीक, ये होता है। और जो हमारे नीज का जो वो होता है डिप्रेशन होता है, मतलब जो हमारे घुटने के हम पीछे हाथ करें तो जो डिप्रेशन है उसको पॉप्लिटियल स्पेस कहते हैं, ठीक है। जैसे आर्म्स के जो डिप्रेशन होते हैं उसको एक्जिला कहते हैं ना, उसी तरह जो हमारे नीज का डिप्रेशन होता है उसको पॉप्लिटियल स्पेस कहते हैं, ओके। फिर फुट की बात करें तो मैंने बताया कि वो मेटाटार्सल्स होते हैं, ठीक है। उसमें भी आपके फैलेंजेस भी आते हैं, बट आगे मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी इमेज के साथ, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे, ठीक है। फिर मसल्स, मसल्स बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि सबका अटैचमेंट है उससे, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मसल किससे कौन से अटैच्ड है ना। नेक का हो गया, अपर बैक का हो गया, फेस का हो गया, है ना। जैसे कि आपका नेक की बात करें तो उसमें पोस्टीरियर ट्रापीजियस एंटीरियर मसल है, उसी तरह सारे मसल्स हैं। बट आप उसको समझ नहीं पाओगे जब तक इमेज नहीं होगा, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगी, ओके। तो अभी ये जानते हैं कि इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मैनुअल थेरेपी, मतलब किसको हम दे सकते हैं और किसको हम नहीं देंगे। अब पेन में जैसा कि हम जानते हैं कि फिजियोथेरेपी सबसे अच्छा काम पेन के लिए करती है, अगर किसी को दर्द है, ठीक है, मसल स्पैज्म, है ना, मोच वगैरह हो गया। डिक्रीज रोम मतलब रेंज ऑफ मोशन आपका जो है वो कम हो गया, है ना। तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एज रिलेटेड फैक्टर है, या हो सकता है किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, जैसे कि विटामिन डी हो गया या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, या कोई माल नरिश्ड है ना। तो ये सारी चीजें हो गई जिसके कारण आपका रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज है। हाइपोमोबाइल जॉइंट्स, हाइपो और हाइपर दो अलग चीजें। हाइपर मोबाइल जॉइंट्स जो बहुत ज्यादा एक्टिव है, हाइपो मतलब जो नॉर्मल रेंज से कम हो गए, ठीक है। उसी तरह रिड्यूस फंक्शनल मोबिलिटी, मोबिलिटी मतलब आपका जो चाल है, आपका मूवमेंट है, जो फंक्शनल मोबिलिटी है उसका घट जाना, ठीक है। तो वो आपके इंडिकेशन हो गए। इन केसेस में हम क्या करते हैं, इन केसेस में हम पेशेंट्स को मैनुअल थेरेपी देते हैं, ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, एकेएस हो गया, मैलिग्नेंसी हो गई टाइप ऑफ, दिस इज योर कैंसर, बोन की डिजीज हो गई, बोन फ्रैक्चर हो गया, बोन फ्रैक्चर में आप नहीं दोगे। वैस्कुलर डिसऑर्डर, अनस्किल्ड मैनिपुलेटर अगर कोई है, अगर किसी को नहीं पता है कि कैसे प्रेशर देना है और कैसे चीजों को वो रीअरेंज करना है ना। जॉइंट एफ्यूजन हो गया। टीकेआर, टीएचआर मतलब कि आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। याद रखना उस केस में भी हम कोई भी मशीन यूज नहीं करते हैं फिजियोथेरेपी की, या फिर उस प्लेस पे हम बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देते। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना जिनका नी रिप्लेस हो जाता है घुटना, क्योंकि चल नहीं पाते हैं प्रॉपर, उनकी साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाती है जिसके कारण आपस में घिसने लगती हैं हड्डियां, है ना। ये हो गया। हिप रिप्लेसमेंट भी होता है, या फिर किसी इंजरी के कारण या एक्सीडेंट के कारण हो गया, है ना। फिर कॉर्ड लीजन हो गया। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आपके स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये आपको तब होता है जो बंडल ऑफ नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे पाए जाते हैं नीचे, वो कॉम्प्रेस हो जाते हैं। अब इनके कॉम्प्रेशन से क्या होता है, बेसिकली ये क्या करते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं मोटर सेंसरी सेंसरी इनोवेशन नर्व सप्लाई, हमारे पैरों को, हमारे ब्लैडर को, हमारे एनस और पेरिनियम को। तो इन हिस्सों को क्या
प्रोवाइड कर रहे हैं, मोटर सेंसरी इनोवेशन। इसका क्या मतलब है, अगर उनका कॉम्प्रेशन होगा तो इन हिस्सों में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, उसका मूवमेंट, उसका फंक्शन वो क्या है, वो इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट हो जाएगा। ओके, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसी उसी तरह कोई अनडायग्नोज पेन हो गया, प्रोटेक्टिव मसल स्पैज्म हो गए, इनएबिलिटी ऑफ पेशेंट टू रिलैक्स हो गया, रबरी एंड फील ऑफ जॉइंट, एविडेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू एडजेसेंट नर्व रूट इन लंबर स्पाइन, लोअर लिम्ब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ड्यू टू सर्वाइकल और थोरैसिक डिस्फंक्शन। ठीक है।